हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपके बोर्ड 2025 में पूछे गए एमसीक्यूज हैं और लगातार इसी टाइप के एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और बाकी आपको हम टॉप 100 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके बोर्ड 2026 में इन्हीं टॉप 100 में से छपेंगे, क्योंकि ये आपको हम ऐसे एमसीक्यूज कराएंगे जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और 2025 के भी सातों सेट के एमसीक्यूज आपको इस टॉप 100 एमसीक्यूज में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है मुंशी सदासुखलाल, या इंशाह अल्लाह खान, या वैकुंठ मणि, या गोकुलनाथ। रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खान। इसका सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाह अल्लाह खान। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हिंदी गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध हिंदी गद्य की कसौटी। यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं लगी। ठीक है, हिंदी गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। ये कथन किस साहित्यकार का है? ये जो कथन है वो किस साहित्यकार का है? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या अंबिका दत्त व्यास का। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है ये कथन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, मतलब इसमें गद्य की विधा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है नाटक विधा की, या कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, या आलोचना विधा की। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किस विधा की है? आलोचना विधा की है। ठीक है, इसका 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस विधा की है? आलोचना विधा की ये रचना है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पद्मावत संजीवनी व्याख्या के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के रचयिता है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, तो याद रखिएगा ये किस विधा की? आलोचना विधा की रचना है। और इसके रचयिता कौन है पद्मावत संजीवनी की व्याख्या? तो इसके हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोनों आपको याद रखना है कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, और ये किस विधा की है? आलोचना विधा की। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? इसमें आपको पूछा गया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन है गबन, या पुनर्नवा, या अनाम दास का पोथा, या बाणवट की आत्मकथा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न में से उपन्यास के रचनाकार किसके नहीं है? गबन के। गबन किनकी है? गबन है प्रेमचंद की रचना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सी नहीं है, तो आपको नहीं वाले क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, है वाले पे देख लेते हैं, जल्दबाजी में वो है वाले में टिक कर देते, गलत ऑप्शन उसमें टिक कर देते। तो इसमें क्या पूछा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? तो गबन उपन्यास के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। कौन है?
प्रेमचंद जी। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी काव्य के साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ऑप्शन है भारतीय हिंदू युग, या द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, या छायावादी युग। तो हिंदी काव्य के साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधारी सिंह दिनकर। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की, श्याम नारायण पांडे की, या सोहनलाल द्विवेदी। तो झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया और ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। झांसी की रानी कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। छायावाद के कवि हैं। इसमें से छायावाद के कवि कौन है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल आंचल, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या भवानी प्रसाद मिश्र, या महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो छायावाद के कवि हैं महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, छायावाद की कवि कौन है? महादेवी वर्मा जी। 4 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में 3 सेटों में वाला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम में लगातार ये एमसीक्यू पूछा गया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी को, शकुंतला माथुर को, या सुमित्रानंदन पंत को, या जगन्नाथ दास रत्नाकर को। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी को, या दुलई वाली को, या इंदुमती को, या 11 वर्ष का समय। तो हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानी जाती है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है? इंदुमती को। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको और पता होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। आपसे ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। या तो आपसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास पूछ लेगा, या तो प्रथम कहानी पूछ लेगा, या तो प्रथम महाकाव्य। तो प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड 2025 में पूछे गए। ठीक है, तो हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती? इंदुमती को। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों में से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद की, या बालकृष्ण भट्ट की, या हरिवंश राय बच्चन की, या प्रताप नारायण मिश्र की।
तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी की। नीड़ का निर्माण किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं आपकी कितनी आपकी हिंदी में तैयारी हो चुकी है। तो इसका बहुत ही इजी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, ये बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस किस को इसका आंसर सही पता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति मतलब किस विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है निराला, दिनकर जी या पंत जी या अज्ञे जी। तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी। अब तार सप्तक पे भी आपके 3 क्वेश्चन और बनते हैं और वो तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञे जी। 3 क्वेश्चन और बनते हैं कि तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1943, और द्वितीय प्रकाशन वर्ष 1991, तीसरा प्रकाशन वर्ष का वो 1959। ये तीनों प्रकाशन वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट और ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपसे पहला प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1943 में पहला प्रकाशन वर्ष हुआ था। द्वितीय प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए दूसरा प्रकाशन वर्ष तो 1951 में, और तीसरा प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो 1959 में। अभी अगर आपको याद नहीं रहता तो इसकी ट्रिक है, पहला आपको बस याद रखना है कि पहला प्रकाशन वर्ष कब हुआ, 1943 में। अब क्या करना, अगर आपको दूसरा नहीं आ रहा तो इसमें क्या करना, आपको 8 जोड़ देना। 1943 में अब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1951। तो ये आपका दूसरा प्रकाशन वर्ष निकला है। आप तीसरा कैसे निकालेंगे, तो 1951 में फिर से आपको 8 जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, आपका तीसरा प्रकाशन वर्ष आ जाएगा। ठीक है, बस आपको पहला याद रखना, जो दो बाकी के रह जाएंगे वो आपको याद हो जाएंगे। दोनों में क्या करना है, आपको 8 जोड़ देना है। पहला वाला उसमें 8 जोड़ेंगे तो दूसरा निकला है, दूसरे वाले में 8 जोड़ेंगे तो तीसरा निकला है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तीनों ही बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आपका तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। अगर प्रथम प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1943 में हुआ, द्वितीय प्रकाशन वर्ष पूछ ले तो 1951 में हुआ, और तीसरा अगर पूछ ले तो 1959 में हुआ। और ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में आपको तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी या अज्ञे जी। तो कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता हैं? अज्ञे जी। 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कितनी नाव में कितनी वार के रचयिता हैं? अज्ञे जी। अब ये क्वेश्चन आपका दूसरा टाइप से ही पूछ लेता है कि कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है, तो आपको विधा भी पता होना चाहिए। तो ये किस विधा की रचना है? कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? कविता संग्रह विधा की रचना है। तो आपको रचयिता भी पता होना चाहिए, किस विधा की रचना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग आपको हमने 18 से 19 एमसीक्यूज कंप्लीट करवा दिए। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ 13 एमसीक्यू है, तो अभी हमने आपको बताया था तार सप्तक के 3 सवाल। ठीक है, 3 सवाल अभी आपको बताया था कि प्रथम प्रकाशन 1943, दूसरा प्रकाशन 1951, तीसरा प्रकाशन 1959। तो 3 इसमें अगर जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ बताए थे कि प्रथम मौलिक उपन्यास और महाकाव्य, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होगा, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। तो टोटल आपको 18 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में बताए थे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप 18 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पर ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 9 एमसीक्यूज उस टॉप 100 एमसीक्यू में से छपेंगे। वो आपको वीडियो यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले मिल जाएगी। अभी आपके लिए 40 क्वेश्चन की एमसीक्यूज एक वीडियो आएगी, उसके बाद 50 क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी, उसके बाद आपको पूरी 100 क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके
वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इसीलिए आपको बताते हैं कि आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करिए, हम उस कमेंट का आंसर जरूर देंगे। जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टाग्राम आईडी आप फॉलो कर लीजिए, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।